हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री जोन में। दोस्तों हम लेकर आए हैं एक और नए वीडियो जो कि आरओ में जो मेंस में आरओ के मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ। कौन सा पार्ट लाया हूँ? पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी पता चल जाए। दोस्तों ये घटना चक्र का है, मैं आप लोग को बता दूं, ये घटना चक्र का है। घटना चक्र का हमने जो घटना चक्र से बुक से इसको पीडीएफ बनाया है और इसके बाद आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए हम लोग 21 तक क्वेश्चन देख लिए थे, 22 से स्टार्ट करेंगे। 22 क्या दिया गया है? आज़ाद हिंद फौज के किन 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज के किन 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए प्रेम कुमार सहगल, बी शाहनवाज खान मोहन सिंह, सॉरी, ए में प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, मोहन सिंह, बी प्रेम कुमार सहगल, मोहन सिंह, रासबिहारी बोस। आप सभी लोग को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान व गुरबख्श सिंह ढिल्लों। देखिए इसके बारे में हम लोग डीपली देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में क्या लिखा है? इसके बारे में दिया है आज़ाद हिंद फौज यानी INA के गिरफ्तार अधिकारियों या सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में यानी मई में 1945 को 1946 के दौरान दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाए गए थे। इनमें से नवंबर से दिसंबर 1945 के दौरान चलाए गए प्रसिद्ध मुकदमे का सामना करने वाले 3 INA अधिकारी यानी कि आज़ाद हिंद फौज अधिकारी थे प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ठीक, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केंद्रीय बौद्ध स्थल संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान कहाँ पर है? आप लोग को ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय हिमालयी संस्कृत अध्ययन संस्थान कहाँ पर है? तिब्बत हाउस संस्थान कहाँ पर है? तो कूट दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का पहले पे जाएगा, दूसरे का दूसरे पे, तीसरे का तीसरे पे जाएगा। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो सी मतलब ए का पहले पे, दूसरा का दूसरे पे, तीसरा का तीसरे पे, चौथा का चौथे पे। इसके बारे में हम लोग डीपली जान लेते हैं। देखिए केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कहाँ पर है? लद्दाख में है। केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज कहाँ पर है? सारनाथ में है। ध्यान से देखिएगा। देखिए बौद्ध से पूछेगा लोग, ज़्यादातर ऑप्शन में सारनाथ रहेगा, सारनाथ लगा देंगे, जबकि बौद्ध वाला कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है। वही तिब्बत वाला लोग लेह लद्दाख मार देंगे, लेकिन तिब्बत वाला कहाँ पर है? इसको ध्यान दीजिए, तिब्बत वाला सारनाथ में है। ठीक, इसके बाद केंद्रीय हिमालयी संस्कृत शिक्षण संस्थान ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज दाहुंग में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं तिब्बत हाउस कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? इसका हो जाएगा, पहले स्थान में कौन सा रहा था? तो महाराष्ट्र रहा था। इसके बारे में देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में महाराष्ट्र 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य सहित कुल 158 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया था। हरियाणा 39 स्वर्ण, 139 स्वर्ण सहित 117 पदक दूसरे स्थान पर। राजस्थान 24 स्वर्ण लेकर के 60 पदक पाया था, तीसरे स्थान पर रहा था। मेजबान बिहार राज्य को पदक तालिका में 15वें स्थान पर मिला। मेजबान मतलब कि मतलब यह खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ था, इसलिए मेजबान बिहार राज्य 15वें स्थान पर था। ठीक, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को विरासत स्थल
और बुनियादी ढांचे के लिए विकास और सौंदर्यीकरण के लिए हृदय योजना के अंतर्गत चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकता है। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को विरासत स्थलों और बुनियादी ढांचे के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए हृदय योजना, कौन सा योजना, हृदय योजना, पूछ सकता है हृदय योजना किसके लिए चलाया गया था, किन दो जिलों से संबंधित है, किन दो शहरों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी और मथुरा। आइए इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, ये क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर योजना के रूप में शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया। इसकी मिशन अवधि 31 मार्च 2019 तक थी। विरासत शहरों के चरित्र और आत्मा को संरक्षित करने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न माध्यमों से विरासत आधारित समावेशी शहर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना 12 शहरों में, कितने शहरों में, 12 शहरों में लागू की गई, जिनमें से अजमेर राजस्थान, अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान, अमरावती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है, बदामी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, इसके बाद द्वारिका कहाँ पर है, गुजरात में है, गया बिहार, कांचीपुरम और बेलकन्नी तमिलनाडु, मथुरा और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल था तो इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया था। वहीं पुरी उड़ीसा में है तथा वारंगल तेलंगाना में है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, यानी जर्मन सिल्वर किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, निकिल एवं जस्ता, यानी इन धातुओं से मिलकर बना, किन धातुओं से, तो तांबा, निकिल एवं जस्ता। इसके बारे में ध्यान से देखिए, इसके बारे में देख लीजिए। जर्मन सिल्वर जिसे हम क्या कहते हैं, निकिल सिल्वर भी कहा जाता है, जर्मन सिल्वर को निकिल सिल्वर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मूलतः तांबा जैसे कापर, निकिल एंड जस्ता जस्ता की मिश्र धातु होती है। सामान्यतः इसका संगठन लगभग 50 से 60% होता है, ठीक, और कापर का 20 से 30% होता है, जिंक का 20% और निकिल एनसीईआरटी के अनुसार 65%, जिंक 20%, निकिल 15% के आसपास होता है। इनमें सिल्वर यानी जिसे चांदी नहीं होती है, जबकि लेड शीशा अल्प मात्रा में पाया जाता है, अत्यल्प मात्रा में पाया जाता है, मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक वर्षा का दूसरा नाम है। वताग्री वर्षा, बी चक्रवाती वर्षा, सी पर्वतीय वर्षा, डी समनीय वर्षा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या कहा गया है, स्थलाकृत वर्षा वह वर्षा है जो पर्वतीय उच्चावच बाधा के कारण होती है, ठीक, पर्वतीय उच्चावर बाधा के कारण होती है। नमीयुक्त हवाओं यथा मानसूनी पवने के पहाड़ों या ऊंचे भूभागों से टकराकर ऊपर उठने के कारण ये वह हवाएं ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं, जिससे पवनमुखी ढलान क्षेत्र पर भारी वर्षा होती है। इसे ही क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन जो लोग मेंस एग्जाम देंगे उसमें पूछ लेगा तो उसका डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट 28, इसमें मिलान करना है, मटर, गेहूं, चना, अरहर, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहले का तीसरा मटर का ऑप्शन सी मटर का चला जाएगा तीसरे पे, देखिए इसके बाद बी के चौथे पे जाएगा, यानी गेहूं का ट्रिटिकम, एंड तीसरे का जाएगा दूसरे पे, चना का साइसर, अरहर का जाएगा पहले पे, यानी अरहर का केजिनस। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाता है। इसके बारे में ध्यान से देखिए, इसके बारे में दिया गया है कि सूची सेकंड में जो दिए गए थे वो फसलों के वैज्ञानिक नामों के वंश हैं, ठीक। पहला शब्द जो है प्रजाति, स्पीशीज के वंश जेनस, तथा दूसरा शब्द विशिष्ट उपनाम स्पेसिफिक इफिथर को व्यक्त करता है। तदनुसार मटर पी जिसे पीसम का वंश पाइसम, ठीक। गेहूं का व्हीट ट्रिटिकम का वंशज क्या है, इसमें ट्रिटिकम ही है, ठीक। चना का ग्राम सरकर एरेंथेनम का साइसर हो जाएगा, सॉरी साइसर है, साइसर का, तथा अरहर का तूर पिगन पी, ठीक।
का केजेनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सवाल पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे क्वेश्चन पूछा था मैथ का। इसके बाद ध्यान देखिएगा, आप लोग लगा लीजिएगा, हम लोग जीएस ध्यान दें। देखिए, ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार 30वां का ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ई नाम 2016 में लॉन्च यानी शुभारंभ किया गया था। दूसरा, इसमें कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी मंडियों के एकीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या सही है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों, एक एवं दोनों, दोनों सही है। इसके बारे में ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम का शुभारंभ 2016 में हुआ था, यानी 2020 में हुआ था। एक ऐसा विशिष्ट ऑनलाइन कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म है जिसे अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, ठीक है, जो देश भर की मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़कर कृषि उत्पाद के विपणन के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की सुविधा देता है, इसलिए कथन दोनों सही है। नेक्स्ट, एंटीपायरेटिक का प्रयोग होता है किसमें होता है? एंटीपायरेटिक का प्रयोग किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वार कम करने में। ठीक, आइए देखते हैं इसके बारे में। एंटीपायरेटिक ये वे औषधियां हैं यानी पदार्थ हैं जिनका उपयोग शरीर का उच्च तापमान कम करने के अर्थात ज्वर यानी फीवर बुखार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हालांकि वर्तमान में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली प्रमुख एंटीपायरेटिक औषधियां यथा पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन आदि दर्द निवारक या फिर रुक जाइए एक सेकंड, थोड़ा बड़ा कर लें, दर्द निवारक या एनाल्जेसिक औषधि के रूप में कार्य करती है तथा परिभाषा अनुसार एंटीपायरेटिक शब्द ज्वर को कम करने यानी बुखार को कम करने वाली औषधियों के रूप में प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये हाईलाइट क्वेश्चन तो बनेगा, इस बार भी बनेगा। कौन सा? आप लोग को पता है कि होमरूज जल मध्य वाला, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ईरान और इसराइल जो और यूएसए का जो वार हो रहा है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? क्या है, 100% बनेगा। तो ध्यान से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया। आइए देखिए, पूर्वी यूरोप में स्थित देश यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रूस, मालदोवा, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और बेलारूस से लगती है, जबकि यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र के देश लिथुआनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी स्थल सीमाएं बेलारूस, लताविया, पोलैंड और रूस ठीक के कालिनिंग्राद से क्षेत्र से लगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 33, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ियां हैं? महादेवा, गड़जात, रामगढ़ या फिर सतमाला? पश्चिमी पहाड़ियां हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग मैपिंग से पढ़ाई कर लीजिए, मैप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतमाला पहाड़ियां। आइए ध्यान से देखिए, इनमें दिया गया सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र यानी नासिक क्षेत्र में स्थित है, जबकि महादेवा पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, रामगढ़ पहाड़ियां झारखंड में और गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है। ठीक, लोकेशन भी पूछ लेगा कि कौन सा पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। सतमाला कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महादेवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी, यम से महादेवा, यम से एमपी। ठीक, इसके बाद आ जाएगा रामगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ पर अच्छी है, तो झारखंड। गड़जात पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्या कहा है? निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। कौन सा प्रदेश है? तो गोवा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। 2011 जनगणना के ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वितरण आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी 5 राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। उनमें से नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत के मामले में देखें तो क्रमशः इस प्रकार है: गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4% एंड केरल 47.7%, एंड द लास्ट स्टेट इज महाराष्ट्र 45.2%। तो ये आपको टॉप 3 के बारे में पता होना चाहिए। तो गोवा, मिजोरम एंड तमिलनाडु, इनके बारे में आप लोग को पता होना जरूर चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। मैथ का आप लोग लगा लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसके बाद आप कोशिश करिएगा हल। देखिए, आपका ए और बी को पॉज करके लगाइएगा एक बार, बाकी तो आंसर आपका दिया गया है 45। 36 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थर्टी 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें, एक सेकेंड, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें मोनाजाइट खनिज से थोरियम संसाधन प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए, मोनाजाइट भारत में थोरियम का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
मोनोजाइट मुख्यतः समुद्री तटीय प्लेसर बालुका निक्षेपों में पाया जाता है और केरल के तटीय क्षेत्रों में ऐसे निक्षेप प्रसिद्ध हैं। इसलिए विकल्पों में मोनोजाइट खनिज थोरियम संसाधन प्राप्त किए जाने का वाला राज्य केरल। केरल के अतिरिक्त तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में रेतों के जमाव तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु के कुछ भागों में अंतर्देशीय जलोढ़ में से मोनोजाइट युक्त निक्षेप होती है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ आप लोग ये जो डीप में थोड़ा दिया गया है, ठीक, एक घेरा करके आयताकार, तो इसको आप लोग डीप में जो पूरा ये दिया है सब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? यूपी की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थारू। ठीक, थारू एक ऐसी जनजाति है दोस्तों, सभी लोग को पता है, दीपावली के दिन ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, जनजातिवार आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक जनसंख्या गोंड जिसमें धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड की इसकी कितनी जनसंख्या 5,69,035 की है। जिसके बाद खरवाड़ समूह, जिसमें खरवाड़ आ जाते हैं 1,60,676 और थारू आ जाते हैं 1,05,291 का स्थान आता है तीसरे नंबर पे। अगर जनजातियों में देखा जाए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत जातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। ठीक, यानी इसमें देखिए एक अन्य जनजाति है, बुक्सा की जनजाति की संख्या 4710 है, बैगा की 30,006 है और चेरो की 42,227 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्र शासित प्रदेश की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक है? दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव या पांडिचेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखिए इसके बारे में आप लोग ध्यान से दे सकते हैं। आरोही क्रम में एनसीटी दिल्ली 97.5%, चंडीगढ़ 97.3%, लक्षद्वीप 78.1%, दमन एंड दीव 75.2%, पांडिचेरी 68.3%, दादरा और नगर हवेली 46.7%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 37.7%। नेक्स्ट देखिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद का कांच उद्योग ऐतिहासिक रूप से आसपास के क्षेत्रों में किस कच्चे माल के कारण विकसित हुआ है? अभ्रक, चूना पत्थर, पिलस्यार या फिर सिल्का रेत? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्का रेत। इसके बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिरोजाबाद का कांच उद्योग ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है, किससे? सिल्का रेत से। इसके आसपास क्षेत्रों को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वीडियो नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता, अनुमोदन और अन्य सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है 100% आ सकता है 100%। ये कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड कार्ड योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्ट यूपी पूर्व में उद्योग बंद के माध्यम से प्रमुख उद्यमियों, औद्योगिक संगठनों को सरकारी विभाग से संबंधित कार्यों आसान पहुंच यानी प्राथमिकता और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया है। ठीक, स्वर्ण कार्ड योजना का प्रावधान किया है, इसको देख लीजिएगा। लखपति दीदी के बारे में पूछा गया, लखपति दीदी के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ठीक, सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, लखपति दीदी 1 लाख और उससे अधिक की वार्षिक आय वाली महिलाएं हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या सही है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। इसके बारे में देख लीजिए। लखपति दीदी एवं स्वयं सहायता समूह SHG, ठीक, सदस्य महिलाएं हैं जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख या 1 लाख से अधिक हो, अतः सेकंड सही है। कथन 1 में सरकार द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है, लेकिन यह लक्ष्य समय के साथ बदल दिया गया है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में यह लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ किया जाएगा। ठीक, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता, अनुमोदन और अन्य सेवाओं तक पहुंच को सॉरी ये तो हम लोग देख चुके हैं। 42वें नंबर का देखना है हमको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत, भाग 11 से पंचायत संबंधित है। ठीक, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 43 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। पल्लव शासकों के नामों को उनके शासन के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसके बाद नंदी वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन सेकंड। कूट में आप लोग देख लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले 4 आ जाएगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सेकंड आ जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, थर्ड पे आ जाएगा कौन? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, एंड फोर्थ पे आ जाएगा नंदी वर्मन सेकंड। तो इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर महेंद्र वर्मन 600 से लेकर 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन 630 से 668, परमेश्वर वर्मन 670 या से 95 या 700 ईस्वी, नंदी वर्मन 731 से 795 या 796। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट प्रतिवेदन इनमें से किससे संबंधित है? तो ये सतत विकास से संबंधित है। ठीक,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रटलैंड या बुटलैंड रिपोर्ट 1987 में सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। इसमें सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में बताया गया है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता से समझौता न करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश, निम्नलिखित प्रदेशों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है प्रदेशों के लिए उपर्युक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का उपयोग करते हुए 2011 जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले 3, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से से है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार इनके आधार पर प्रश्नगत राज्यों में आंध्र प्रदेश को मानते हुए आंध्र प्रदेश का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम 4.08%, उसके ऊपर तमिलनाडु, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट, किस शासक ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया और परमेश्वर में एक विजय स्तंभ तथा मंदिर का निर्माण कराया? ठीक, किस शासक ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया और रामेश्वर में एक विजय स्तंभ तथा मंदिर का निर्माण कराया? कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। इसके बारे में देखिए, राष्ट्रकूट शासक किस वंश से थे? राष्ट्रकूट वंश से थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक प्रथम की सेनाएं के मध्य दक्षिण भारत में हुए संघर्षों में चोल पक्ष क्या हुई? पराजय हुई। चोल पक्ष को पराजय मिली और इस विजय की स्मृति में कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में विजय स्तंभ स्थापित किया। ठीक, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 देख लीजिए, निम्नलिखित निर्माण पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलाई दरवाजा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा पता है आप लोग को, अटाला मस्जिद, काली मस्जिद सबको पता है। पहले दो आ जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इल्तुतमिश वाला। ठीक, इसके बारे में देख लीजिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशासन के तहत 12वीं शताब्दी के अंत में 1192 से 1199 के मध्य बनाए गए थे। ठीक, इसके बारे में देख लीजिए आप ध्यान से, जिसे इब्राहिम सर के द्वारा 1408 में पूर्ण कराया गया था। कौन सा? तो इसके बाद देखिए, नेक्स्ट मैथ रीजनिंग है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 49 भी मैथ है। इसके बाद हम लोग 50 देखेंगे। 50 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग। भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले समान तत्वों के परमाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स, आइसोटोप्स या आइसोबार्स। इसका आंसर हो जाएगा आइसोटोप्स। ठीक, एक ही तत्व के वह परमाणु संख्या वह परमाणु जिनकी संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। इस प्रकार से आंसर आपका बी हो जाएगा, आइसोटोप्स। देखिए, स्वच्छ वायु मॉडल 2025 जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हासिल है। कौन सा शीर्ष स्थान हासिल किया? तो देवास। ठीक, आंसर देख लीजिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणियों में देवास का प्रथम स्थान रहा है। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी इंदौर को तथा 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी अमरावती को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, इस प्रकार से आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देवास। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है 22। निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी संबंधन प्रबंधन के कौन सा पोर्टल स्थापित किया गया है? धन मार्गदर्शक, अर्थमित्र या फिर निवेश सारथी या फिर लक्ष्मीपति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निवेश सारथी। इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट यूपी द्वारा उद्यमी संबंधन प्रबंधन एंटरप्रेन्योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हेतु निवेश सारथी पोर्टल स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों के निवेश अनुभव और सुव्यवस्थित और उन्नत करने के उद्देश्य से विस्तृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उद्यमी निवेश संबंध प्रबंधन प्रणाली के रूप में पोर्टल का शुभारंभ नवंबर 2022 में किया गया था। ठीक, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निवेश सारथी। तो दोस्तों, ये रहे 22 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।